हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट के कारण आज एम ब्लॉग्स ने 95,000 प्लस सब्सक्राइबर्स अचीव करे हैं। और ये आप लोगों का प्यार ही है, सपोर्ट ही है, जो इतनी बड़ी संख्या में हमने इतनी जल्दी इस चीज़ को अचीव कर लिया है। और भगवान करे बहुत जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स का जो पड़ाव है उसको भी पार कर लेंगे। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूं। इसलिए हो सकता है कि वीडियोस इंटरवल्स में आएँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी वीडियो मैं डालूं उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और वो एक क्वालिटी वीडियो हो। ऐसे ही हवा में कोई वीडियो मैं डालना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों, कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक कमेंट के ऊपर। और ऐसा ही इंस्टा और एफबी के मैसेजेस के साथ भी होता है। तो मैं जिन लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं उनसे मैं सॉरी कहना चाहता हूं, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूं और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करता रहूं। तो आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट बना रहे, आगे भी यही आशा करता हूं। और फिर से एक बार दिल से थैंक यू करता हूं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग हमें कोई टिप्स वाली वीडियो बना के दीजिए कि जब हमारे यहाँ पर स्प्लिट एसी इंस्टॉल हो रहा हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड मिलेगा कि आपको एज ए कंज्यूमर किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने एसी को इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको बेस्ट कूलिंग एक्सपीरियंस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जब आप एसी खरीद कर अपने घर पर लाते हैं तो दोस्तों आप सब जानते हो कि हम ऑर्डर दे आते हैं दुकान पर या ऑनलाइन, फिर हमारे एड्रेस पर वो एसी डिलीवर होता है। तो दोस्तों आपने उस टाइम ये चेक करना होता है कि स्प्लिट एसी 2 पार्ट में आता है। एक इंडोर का बॉक्स अलग होता है, आउटडोर का अलग होता है, लेकिन दोनों के ऊपर मॉडल नंबर सेम ही लिखा होता है। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है सबसे पहले जब आपके यहाँ पर एसी उतर रहा हो कि आप उन दोनों बॉक्सेस का मॉडल नंबर मैच कर लें। अगर वो मिसमैच है तो इट मीन्स वो आउटडोर उसका नहीं है या इंडोर उसका नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप इमीडिएटली उसको डीलर को कांटेक्ट करें और उसको चेंज करवाएं। उसके बाद दोस्तों आप जब इंडोर और आउटडोर अपने यहाँ रखवा लेते हैं तो कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी होती है देखने की कि चलो खोल के देखते हैं इसमें क्या है कैसा है, क्योंकि जिसने ख़रीदा होता है उसे तो पता है क्या है कैसा है, लेकिन बाकी मेंबर्स को नहीं पता होता। तो दोस्तों हमने कभी भी किसी भी चीज़ को, ये मैं आपको, अगर आप कोई टीवी लेके आए, फ्रिज लेके आए, कुछ भी लेके आए, उसको खोलना नहीं है दोस्तों। उसको पैक का पैक ही रहने दो जब तक इंस्टॉलर आ ना जाए। क्योंकि अगर आपने खोला और उसमें से कुछ टूट फूट निकला, जैसे प्लास्टिक का पार्ट कोई टूटा हुआ है, तो जब इंस्टॉलर आएगा तो वो कहेगा कि ये तो आपकी गलती है जी, आपने खोला है। तो आपको पीस को खोलना नहीं है, पैकिंग बिल्कुल वैसे की वैसी ही रहनी चाहिए। जब इंस्टॉलर आए तो उसी को ही बोलें कि भैया आप ही खोलो इसे। तो जब आपके यहाँ पर इंस्टॉलर आ जाएगा आपका एसी इंस्टॉल करने के लिए, अब बात शुरू होती है इंस्टॉलेशन की। तो दोस्तों सबसे पहले इंडोर को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद आउटडोर की बारी आती है। तो हम यहाँ पर पहले इंडोर की ही बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इंडोर को इंस्टॉल करने से पहले उसे अनबॉक्स किया जाएगा। तो जब वो अनबॉक्स हो रहा हो तो आपको वहाँ पर ज़रूर खड़े रहकर देखना है कि उसके अंदर से सारी चीज़ें निकली हैं या नहीं। उसके अंदर एक यूज़र मैनुअल होता है, उसमें एक कंटेंट गाइड होता है पूरा कि क्या क्या निकलेगा। तो उसको आप चेक करें कि जितनी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी इसमें निकली हैं या नहीं निकली हैं। क्योंकि दोस्तों जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर एक भी चीज़ उसमें मिस है तो आप उसी टाइम कंप्लेंट कीजिए ताकि वो चीज़ आपको मुहैया कराई जा सके। दोस्तों जब इंस्टॉलर इंडोर को निकालेगा पैकिंग में से तो उसको कहीं ना कहीं उसे रखना होता है, क्योंकि उसको इंडोर के बैक साइड से प्लेट वगैरह खोलनी होती है और उसमें काम करना होता है, मेजरमेंट्स वगैरह लेने होते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो जहाँ पर उस इंडोर को रख रहा है वो सरफेस सॉफ्ट होना चाहिए। आप उसको एक बेडशीट दे सकते हैं या कोई ऐसा सोफे पे उसे बोलिए रख दे या फिर किसी बेड पर उसे बोलिए रख दे। क्योंकि अगर आपके इंडोर के फ्रंट पैनल के ऊपर स्क्रैचेस आ गए तो वो आपको तंग करेंगे, क्योंकि जब भी आप एसी को देखोगे तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ दोस्तों आपको इंश्योर करनी होती है एज ए कंज्यूमर, क्योंकि इंस्टॉलर ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कई बार मिसहैंडलिंग हो जाती है। तो इस चीज़ को आप इंश्योर करें।
तो यहाँ तक हो जाने के बाद अब बारी आती है इंडोर को प्लेस कहाँ पर करना है। क्योंकि दोस्तों मेरा भी ये एक्सपीरियंस है कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलर को ही पूछते हैं कि कहाँ पर लगाएं हम एसी। दोस्तों इस चीज़ को आप प्री डिसाइड करके रखें, और आप प्री डिसाइड कैसे कर पाएंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों कभी भी किसी भी हीट सोर्स के पास या स्टीम सोर्स के पास आप एसी को ना लगाएं। जैसे बाथरूम के आसपास उसको बिल्कुल भी ना लगाएं, और इंडोर को कभी भी दरवाजे के ऊपर या उसके आसपास कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी आप दरवाजे को खोलोगे तो एकदम से सारी हवा बाहर निकल जाएगी। तो आपको इंडोर अपने कमरे में ऐसी जगह पर इंस्टॉल कराना है जहां से वो ज़्यादा से ज़्यादा कमरे को ठंडा करे, और दरवाज़ा वहां से काफ़ी दूरी पर हो, ताकि सारा कमरा ठंडा रहे। जब आप दरवाज़ा खोलें तो उसकी कूलिंग इतनी बाहर ना जाए, इतना इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ से। और आपके इंडोर के सामने कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई कर्टन टाइप कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी कपड़े वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसके आगे आ जाए, उससे एयर ब्लॉक होती है, वेंटिलेशन रुक जाता है। तो आप इंडोर को किसी भी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर उसके सामने कोई भी चीज़ ना हो। अब आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम कई बार अपने इंडोर को टीवी के ऊपर लगा लेते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है कि टीवी होता है नीचे और ऊपर इंडोर लगा होता है। उससे क्या होता है कि आपके टीवी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इंडोर में से कभी ना कभी वाटर ड्रॉपिंग होनी ही है, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में वाटर जाएगा तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आपको अगर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, उसी दीवार पे लगाना है इंडोर, तो दोस्तों आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपके टीवी से इंडोर की जो दूरी है वो ऑलमोस्ट 3.5 से 4 फुट दूरी पे हो। क्योंकि जब आपका टीवी या स्टीरियो या डेक या कोई म्यूज़िक सिस्टम चलेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और उसकी हीट डायरेक्टली आपके कूलिंग को इफ़ेक्ट करती है और आपके इंडोर के वर्किंग सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। इसलिए आप टीवी में और एसी में गैप मेंटेन करें, ताकि किसी भी तरह का कोई कूलिंग में दिक्कत ना आए। और अगर आपकी मजबूरी है कि टीवी के ऊपर इंडोर को लगाना है, तो अगर वाटर ड्रॉपिंग की समस्या से आप बचना चाहते हैं तो टीवी और एसी के बीच में ग्लास की शेल्फ इंस्टॉल करें, ताकि कभी भी वाटर ड्रॉपिंग हो या आपके एसी को सर्विस किया जा रहा हो तो आपके टीवी के ऊपर वाटर ना गिरे, ड्रॉपिंग ना हो, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाएंगे। वैसे तो आपको कोई भी ऐसी दीवार चुननी होती है जहाँ पर कुछ भी ना हो, क्योंकि जब कभी भी उसकी सर्विस होगी या उसको रिपेयरिंग करने के लिए कोई बंदा आएगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी। आप सब जानते हो स्टूल चाहिए होता है, कोई सीढ़ी चाहिए होती है, तो नीचे जब टीवी वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनके ऊपर स्क्रैचेस या उनको कोई टूल वगैरह लग जाए तो आपके टीवी की स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। एसी के लिए आप सेपरेट किसी वॉल का चुनाव करें, ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ऐसी ना आए। और इंडोर को कभी भी किचन के आसपास, क्योंकि वहाँ से भी हीट आ रही है, और किसी ऐसी जगह पे जैसे सिलेंडर वगैरह कहीं रखे हुए हैं उसके आसपास, तो कोई भी फ्लेमेबल थिंग वहाँ पर ना हो, या कोई ऐसा मॉइस्चर टाइप ऐसा हो जहाँ से जैसे चिकनाहट आती है, तो उस चीज़ से क्या होता है कि पाइप्स के ऊपर कॉरोजन आ जाता है, कॉइल ख़राब हो जाती है, ब्लोअर ज़्यादा जाम हो जाएगा। तो किचन वगैरह से आप अपने इंडोर को दूर ही लगाएं। तो ये तो हो गई बात कि इंडोर की प्लेसमेंट कहाँ पर करानी है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडोर की इंस्टॉलेशन की। दोस्तों जिस भी वॉल पर आप इंडोर की इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है वहाँ पर कि इंडोर की जो हाइट होती है, स्टैंडर्ड हाइट दोस्तों 90 इंच होती है। ग्राउंड लेवल से इंडोर के बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 90 इंच का होना चाहिए, और 90 इंच होता है ऑलमोस्ट 7.5 फुट। तो आप 7 से 8 फीट के अंदर कहीं भी अपना इंडोर इंस्टॉल करा लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपकी इंटरनल पाइपिंग हो रखी है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपकी मजबूरी है कि जहाँ पर इंटरनल पाइपिंग दीवार से निकल रही है वहीं पर आपको उसको इंस्टॉल कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर इंटरनल पाइपिंग नहीं हुई है और आप एसी इंस्टॉल करवा रहे हो, तो आप हाइट का ज़रूर ध्यान रखें। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके इंडोर के दोनों तरफ मिनिमम 1-1 फुट का गैप होना चाहिए। बिल्कुल फंसा कर उसको कहीं ना लगाएं। और आपके इंडोर के ऊपर 1 फुट की जगह होनी ही चाहिए, क्योंकि ऊपर से ही इंडोर हवा सक करता है। मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल छत के साथ ही लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें हवा नहीं आ रही, हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। उस इंडोर को इस तरह से लगाएं कि ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट 7, 7.5 मैक्सिमम 8 फुट हो,
और छत से जो गैप होना चाहिए वो मिनिमम 1 फुट का होना ही चाहिए और साइडों से भी 1-1 फुट का गैप उसमें होना ही चाहिए। इससे आपके इंडोर की वेंटिलेशन बनी रहती है और जब कभी भी उसकी सर्विस होगी या रिपेयरिंग होगी तो इंजीनियर को भी आसानी होती है अपना काम करने में। अब दोस्तों, इंस्टॉलेशन इंडोर की 2 तरह से होती है। एक होती है जब हम दीवार में होल कर पाइप बाहर की तरफ निकाल देते हैं, और एक होती है इंटरनल पाइपिंग हो रखी होती है और उसमें कनेक्शन होते हैं इंडोर की पाइप्स के। तो पहले हम बात करते हैं इंडोर की अंदर जो कनेक्शन होते हैं, जो इंटरनल पाइपिंग से होती हैं। तो दोस्तों, इंटरनल पाइपिंग्स में वहाँ पर नट्स लगाए जाते हैं और वहीं पर इंडोर का वो जो नट्स होते हैं उनको टाइट कर दिया जाता है। और वहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, वैसे तो जो इंस्टॉलर होते हैं वो प्रॉपरली काम करते ही हैं, लेकिन वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, आपको ये ध्यान में रखना है कि उस पार्ट को जहाँ पर जॉइंट वगैरह लगाया जा रहा है उसको प्रॉपरली टेपिंग करी जाए, फॉर्मिंग करी जाए, उसकी इंसुलेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो वहाँ से ढीला रह जाएगा तो वाटर ड्रॉपिंग की समस्या आ जाएगी। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है जब उसकी पैकिंग हो रही हो तो वो प्रॉपरली हो। आप उसको 1-2 बार बोलें कि टेप भाई दोबारा से ज़्यादा लगा दे। और वहाँ पर क्या होता है कि जब आपने इंटरनल पाइपिंग करा रखी होती है तो उसके साथ में तार भी होती है, तो उस तार में कई बार जॉइंट लगाना पड़ता है क्योंकि वो कई बार छोटी रह जाती है। तो कोशिश तो यही करें कि जॉइंट ना लगे, और अगर बाई चांस जॉइंट लगाना पड़ रहा है तो जॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपने। अगर जॉइंट ढंग से नहीं लगा वहाँ पर तो आपके एसी के इंडोर में आग लग सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे चलता है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेता है एसी। तो एसी में आग लगने का एक मुख्य कारण यही होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं केबल के वो ढंग से नहीं लगाए जाते हैं। तो आपने ये इंश्योर करना है वहाँ पर जब जॉइंटिंग हो रही हो कि प्रॉपरली वायर को एकदम टेप वगैरह लगाकर बहुत अच्छे से उसका जॉइंट लगाना चाहिए। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई कि आपके इंटरनल जो पाइप हो रखे हैं वहाँ पर ये कैसे काम होना है। अब बात करते हैं कि होल करके जो हम करते हैं, होल करके पाइप बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, होल जब भी आपके यहाँ पर होगा तो आपने ये देखना है कि उस इंजीनियर के पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए और उसका जो बिट होना चाहिए वो गोल वाला होना चाहिए, जो एक बिल्कुल गोलाई में ड्रिल करेगा। ऐसा नहीं हो कि वो बार बार ड्रिल कर करके फिर छेनी हथौड़े से आपकी दीवार में सुराख बना रहा है। वो ज़माने पुराने हो गए हैं दोस्तों, अब बिट आ गए हैं प्रॉपर, क्योंकि वो प्रॉपर बिट से काम करेगा तो बहुत सफाई से हो जाएगा और उससे एक्स्ट्रा आपका प्लास्टर वगैरह टूटेगा नहीं, दीवार ख़राब नहीं होगी, जिससे आपका काम बहुत ही नीट और क्लीन हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, इंडोर लगाने के बाद नीचे से प्लास्टर टूटा हुआ नज़र आता है। तो अगर उसके पास वो बिट नहीं है गोल वाली तो उसे बोलिए कि वो लेके आए, उसके बिना काम ना कराएं दोस्तों, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तरफ से तो काम अच्छा हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ से कई बार दीवार में से बहुत ज़्यादा प्लास्टर वगैरह निकल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। और आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जो होल हो रहा है आपकी दीवार में वो स्लांटिंग में होना चाहिए, यानी कि कमरे के अंदर से वो होल ऊंचा होना चाहिए और बाहर की तरफ नीचे की तरफ जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उस छेद में से आपका ड्रेन का पाइप भी जाना है, तो वो स्लोप में होगा तो आपको ड्रेनेज में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज़ का वैसे इंजीनियर ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको भी दोस्तों रखना है, क्योंकि अगर किसी इंजीनियर ने गलत काम कर दिया तो हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा, आपके कमरे में पानी टपकने लगेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बार इंडोर में से ही पावर सप्लाई होती है, तो इंडोर की तार को जॉइंट लगाकर बड़ा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें आप। अगर आपका प्लग वहाँ से दूर है तो प्लग को पास में करने की कोशिश करें। तार में जॉइंट बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। और अगर साथ में स्टेबलाइजर लगाया जा रहा है तो भी आपने ये कोशिश करना है कि काम इस तरह से हो कि जॉइंट जो है तार में वो ना आए, बेशक वो तार स्टेबलाइजर की है या आपके एसी की मेन सप्लाई है। तो आप जो वो पावर प्लग है उसको पास में लाने की कोशिश करिए, इसकी बजाय कि आप तार में जॉइंट लगा रहे हैं। अगर तार में आग लगती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो एसी में आग लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई बात इंडोर की। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं आउटडोर की। तो दोस्तों, आउटडोर भी 2 तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं। एक वॉल हैंगिंग होते हैं और एक फ्लोर पर रखे जाते हैं। दोनों ही तरीके की बात हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि आप जहां पर रहते हैं अगर वहां का क्लाइमेट सॉल्टी वाटर है, वहाँ पर नाला वगैरह कोई पास में है, तो आपको दोस्तों ऐसा एसी खरीदने की कोशिश करनी है जिस पे एंटी कोरोजन कोटिंग हो रखी हो, क्योंकि उससे थोड़ा सा गैस लीकेज का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। तो आपने ऐसा एसी लेना है अगर ऐसे किसी क्लाइमेट में आप रहते हो। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे क्लाइमेट में रहते हो जहाँ पर बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा आती है
वैसे तो आउटडोर्स को रफ एंड टफ वेदर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन आप उसके ऊपर शेड लगा सकते हो ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट रेन ना आए, डायरेक्ट सनलाइट ना आए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आने से कई बार कंप्रेसर ट्रिप होने लगते हैं, ओवर हीट हो जाता है कंडेंसर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप उसके ऊपर एक शेड लगा सकते हो। अब बात करते हैं आउटडोर की इंस्टॉलेशन की। तो दोस्तों, आउटडोर का जो प्लेसमेंट है, अगर आप उसको ज़मीन पर रख रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आउटडोर के पीछे कोई दीवार है तो उस दीवार और आउटडोर के बीच में मिनिमम 1 फुट का गैप होना ही चाहिए। और ये भी आपने इंश्योर करना है कि जहाँ भी आउटडोर को लगाया जा रहा है तो दोनों साइड कम से कम 1.5 से 2 फुट का गैप हो, ताकि आपके आउटडोर को वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो। और आउटडोर के ऊपर की तरफ अगर कोई छज्जा है या आपने शेड लगाया है तो वो कम से कम आउटडोर की हाइट से 2 फुट ऊपर लगाना है आपने। तो आपको ये चारों तरफ का स्पेस देखते हुए ही आपका आउटडोर इंस्टॉल करवाना है। ये तो बात हो गई उसको जब आप ज़मीन पर रखवा रहे हो। और ज़मीन पर आप रखवा रहे हो तो आउटडोर को ऐसे ही मत रखवाएं, उसमें रबड़ के एक पैड आते हैं वो लगवाइए, ताकि वो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी करे तो आपको दिक्कत ना हो। और रबड़ के ही लगवाइए, वो अच्छे रहते हैं, ना गलते हैं कभी, ना ख़राब होते हैं। और उसमें एक लोहे की चौकी भी आती है, वो आप इंस्टॉल ना कराएं, उसमें जंग वगैरह लग जाती है, नट वगैरह ढीले हो जाते हैं और वो फिर आवाज़ करती है कई बार। और बाई चांस अगर उसकी कोई लात वगैरह गल जाए और वो टूट टाट जाए तो आपके एसी में गैस लीकेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एसी गिर भी सकता है। तो आप रबड़ वाले पैड यूज़ करें, वो सस्ते भी आते हैं और उससे आवाज़ में भी फ़र्क रहता है, कंप्रेसर का जो साउंड आता है वो भी कम हो जाता है क्योंकि रबड़ होती है। और अगर आप अपने आउटडोर को स्टैंड पर लगवा रहे हैं तो दोस्तों, स्टैंड को भी आपने ज़्यादा ऊपर नहीं लगवाना है, उसको भी थोड़ा नीचे ही लगवाना है। कई लोग बिल्कुल ही टॉप पे लगवा देते हैं, लेकिन दोस्तों आप जितना ऊपर उसको लगवा रहे हैं उतना ही उसका बाद में रख रखाव करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर ना कोई सर्विस वाला पानी मार पाएगा, फिर जाकर ना कोई रिपेयरिंग कर पाएगा। और कभी भी अगर छज्जे वगैरह के नीचे लगवा रहे हैं उसको, तो उसके और एसी के बीच में कम से कम 2 फुट का गैप रखिए। कई लोग बिल्कुल ही चिपका देते हैं, और बिल्कुल चिपकाने का मतलब यही होता है कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा बिना उतरे, तो उसको पहले उतारना पड़ेगा तभी ठीक होगा, क्योंकि ऊपर से उसकी वो प्लेट खुलेगी और इंजीनियर उसमें देख पाएगा, झांक पाएगा, तभी तो वो कुछ रिपेयर करेगा। तो उस चीज़ को इंश्योर करें कि उसकी भी हाइट जो है थोड़ी सी नीचे रखें, 7 फुट तक ही उसको इंस्टॉल कराएं, ज़्यादा ऊपर ना लेके जाएं। अब बात करते हैं कॉपर के पाइप की, जो कमरे में से हमने होल करके बाहर निकाली होती है और वो आउटडोर में लगानी है। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आउटडोर ऊपर छत पर रखा होता है और पाइप नीचे के फ्लोर से ऊपर जा रही होती है। तो वहाँ पर दोस्तों इस तरह से पाइप को उस होल से नीचे से मतलब यू बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब बारिशों में पानी आएगा तो वो उस होल में नहीं जाएगा। अगर पाइप डायरेक्टली ऊपर से नीचे आके उस होल में जा रहा है तो आप आगे की तरफ जितना मर्जी सीमेंट वगैरह पीओपी लगा लो, आपकी दीवार में सीलन आनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि पानी भी टपकना शुरू हो जाए और एसी में कोई स्पार्किंग भी हो सकती है। तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इंजीनियर अगर वो पाइप को सीधा लेके जा रहा है तो उसे टोकें और उसे मना करें कि सीधा ना लेके जाए, वो इस तरह से बेंड करके ले जाए ताकि बारिशों में कभी भी पानी आपके कमरे के अंदर ना जाए। और उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो पाइप आपको कंपनी से मिली होती है वो एक्स्ट्रा हो जाती है, बच जाती है। तो दोस्तों, उस एक्स्ट्रा बची हुई पाइप को कटवाएं नहीं, उसको पीछे ही रोल करवा के रख लें, आउटडोर के पास में ही केबल टाई से उसे बोलें कि यहीं पर इसे बांध दो, क्योंकि दोस्तों वो कंपनी की तरफ से एक स्टैंडर्ड पाइप दी होती है, उसको आप बिल्कुल भी कटवाएं नहीं, छोटा ना करें, जितनी है उसको एज इट इज़ ही रखें। और उसको जब वो रोल करेगा तो आपने ये देखना है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना कर दे उसको, वो 8 से 10 इंच बड़ा ही गोला बनना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो पाइप पिंच हो सकती है और गैस को पाइप्स में से आने जाने में दिक्कत हो जाएगी, वो प्रॉपरली नहीं जा पाएंगी अगर पिंच हो गई पाइप, जिसकी वजह से आपका कूलिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि पाइप के साथ बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती ना होने दें। और जब सारे कनेक्शन वगैरह हो जाएं, यानी कि इंडोर में फ्लाई नट्स टाइट हो जाएं और आउटडोर में भी नट टाइट हो जाएं, उसके बाद दोस्तों आपको, अगर इंजीनियर लीक टेस्ट नहीं कर रहा है तो आपको ये देखना है और उसे बोलना है कि लीक को टेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों अगर लीकेज रहेगी तो बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो उसी टाइम उसकी लीकेज को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें कोई दिक्कत है, लीकेज है, तो वो उसी टाइम उसको ठीक करेगा। और लीकेज टेस्ट करने के बाद ही इंडोर की जो नटों की तरफ फोम या इंसुलेशन होनी है नटों के ऊपर, वो बाद में ही होती है दोस्तों। तो उसको उसके बाद जब वो इंसुलेट करेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली इंसुलेट करे उसको,
ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वाटर ड्रॉपिंग का आपके इंडोर में से। तो उस इंसोलेशन को आप बहुत ही अच्छे से करवाएं और साथ में ही आउटडोर पे आप ये देखें कि जो इंसुलेशन है आपके पाइप की वो बिल्कुल एंड तक आए, नटों तक आए। उससे क्या होता है कि अगर वो पीछे रह जाती है तो आपके पाइप्स में पानी बनता है और वो नीचे टपकता रहता है। तो इतना सब होने के बाद हो गई इंस्टॉलेशन, लेकिन अभी नहीं हुई दोस्तों। एक स्टेप और बाकी है और वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो जुड़ा हुआ है आपके ड्रेन से, यानी कि पानी की निकासी से। दोस्तों जब पूरा एसी इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद उसकी ड्रेनेज चेक की जाती है कि क्या जो पाइप जहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इंडोर में पानी की बॉटल से या किसी भी चीज़ से पानी डाला जाता है कॉइल के ऊपर, और जब भी कॉइल के ऊपर पानी डाला जाता है तो वो ड्रेन ट्रे में ही इकट्ठा होता है। तो वहाँ पर आपको चेक करना होता है कि दूसरे एंड पर जहाँ पर भी आपने उसको छुड़वाया है वहाँ पर वो पानी प्रॉपरली निकल रहा है, यानी कि जितना पानी डाला जा रहा है वो सारा उसी हिसाब से निकल रहा है। कहीं पर अगर वो पानी रुक रहा है या कम आपको लग रहा है कि आ रहा है तो इसका मतलब कहीं पर लीकेज हो रही है, जो कि आपको बाद में परेशानी दे सकती है। तो ये सारी जो टेस्टिंग है ये होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कूलिंग एक्सपीरियंस के लिए और एक टेंशन फ्री और सेटिस्फैक्ट्री काम के लिए। और लास्ट में जब आपका मैकेनिक कनेक्शन वगैरह कर लेगा, उसको ऑन कर देगा मशीन को, तो आपको अम्पेयर भी चेक कराने हैं मशीन के कि जितने मशीन के ऊपर लिखे हुए हैं आपकी मशीन उतने ही अम्पेयर पर चलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो कम अम्पेयर ले रही है इट मीन्स उसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा ले रही है तो भी कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करानी है। वैसे तो इंस्टॉलर ये सारी चीज़ें खुद से चेक करते ही हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा वर्कलोड के कारण वो भूल भी जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि वो चीज़ तो आपकी है ना, क्योंकि वो तो एक बार इंस्टॉल करके चला जाएगा, रोते हम रहेंगे बाद में उस चीज़ को कि हाँ भाई ये दिक्कत आ गई, अब ये दिक्कत आ गई। और कंपनीज फिर बोलती हैं कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्यों नहीं देखा या उस टाइम क्यों नहीं कंप्लेंट करी। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आपका काम आप चाहते हैं ठीक ढंग से हो जाए तो आपको ही सतर्क रहना होगा और आपको ही सचेत भी रहना होगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन टॉपिक ही ऐसा था कि एक एक चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी था। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो वो अपने घर में अगर स्प्लिट एसी लगवा रहा है तो उसमें कोई भी गलती नहीं होने देगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जब भी आप एसी लगवाएं तो उसका अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो, ताकि 40-50 हज़ार रुपये जो आपने खर्च करे हैं उसकी वर्थ आपको मिले और अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिले। तो मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।